सबको प्रणाम, नमस्कार। आज हम पुनः लेकर आए हैं कविता की परख पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रचित कविता की परख पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सो आप सबसे पहले देखेंगे कि कुछ पंक्तियों का प्रसंग के साथ व्याख्या करने के लिए कहा गया है। वह पंक्ति क्या है उसके बारे में सुनिए। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु को देखकर आश्चर्य मगन हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से भर जाते हैं। यही बात कविता में होती है। इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सप्रसंग व्याख्या में आप लिखेंगे व्याख्या की पंक्ति में कि प्रस्तुत पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख से ली गई है। इन पंक्तियों में लेखक ने यह बतलाया है कि जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और किसी अद्भुत वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तथा किसी दुख के दृश्य को देखकर करुणा से भर जाते हैं, ये सभी बातें कविता को पढ़ने में पाठक को आभास होती है। कविता में इन बातों का सुंदर विवेचन किया जाता है। दूसरा है वाणी के द्वारा मनुष्य के दूसरा प्रश्न है जिसका व्याख्या करना है। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। तो उसका व्याख्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रचित कविता की परख नामक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक ने यह बतलाया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य की बोली उसके दिल के भावों की जानकारी प्राप्त होती है मनुष्य की बोली से। यही कारण है कि मनुष्य के मुंह से प्रेम करुणा में मधुर वचन निकलते हैं, जबकि क्रोध शोक में अच्छे वचन नहीं निकलते। कवि को मनुष्य की बोली का अनुभव पूर्ण रूप से रहता है, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। यही कारण है कि कवि जिस प्रकार की कविता की रचना करता है उसी से संबंधित शब्दों का सटीक प्रयोग करता है। चलिए आइए हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्रश्न संख्या 1 है आपका, कविता के उद्देश्य क्या है? कविता के उद्देश्य क्या हैं? तो उसका उत्तर है, लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि मानवीय भावों का संचार होता है। जिस रचना में प्रभावोत्तकता न हो वह और चाहे कुछ भी हो कविता नहीं हो सकती। जिस रचना में जिसमें प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो वो रचना कविता नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 2 है आपका, कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? उसका उत्तर होगा, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोद्दीपन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। जैसे रचना हम पढ़ते हैं और हमारे अंदर जो है वह चीज़ों को, वस्तुओं को जानकारी के लिए मन उद्वेलित हो जाता है या वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत होता है, उसे ही कल्पना कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व है। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। कवि के अंदर भी कल्पना शक्ति होती है। कवि भी कल्पना करता है कि कैसे शब्दों को देना है ताकि पाठक के मन में भाव उत्पन्न हो सके, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप, व्यापार आदि की चित्रवत योजना करता है। उसके अभाव में कविता प्रभावोदकता नहीं आ सकती। कविता में जो कवि का लक्ष्य होता है, अतएव एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, उपमा क्या है? कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है?
और पाठक के पाठ के आधार पर उत्तर देना है आपको। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। उपमा का अर्थ होता है उप अर्थात समीप और माँ अर्थात मापन। तात्पर्य यह है कि दो भिन्न पदार्थों में समता दिखाना ही उपमा है। यह समता रूप गुण अथवा प्रभाव के आधार पर दिखाई जाती है, जैसे मुख चांद के समान सुंदर है और शिवाजी शेर के तरह वीर थे इत्यादि। काव्य शास्त्र में उपमा एक अर्थालंकार है। काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह उपमा अलंकार है, जिसमें उपमा में सासे सी जिस भी वाक्यों में हो, काव्यों में हो, उसे उपमा अलंकार की उपाधि दी जाती है, मतलब उससे उसका परिचय दिया जाता है। तो काव्य शास्त्र में उपमा एक अर्थालंकार है जो अलंकारों में सिरोल माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कविता में उपमा का प्रयोग वर्ण विषय से है संबंधित भावना को तीव्र करने के लिए किया जाता है, जैसे मुख सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने के लिए मुख के साथ एक अत्यंत सुंदर पदार्थ का देना, जैसे चांद को रख देने से सौंदर्य की भावना उद्दीप्त होती है और जागृत एवं अत्यधिक तीव्र हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है आपका। आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है, इनमें क्या क्या समानता है? उत्तर होगा आँख के लिए कवियों द्वारा प्रायः मीन मतलब मछली, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इसमें परस्पर लघुता, सुंदरता, मोहकता, चंचलता, कोमलता, प्रभावोक्ता आदि की समानताएं हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका। मानो ऊंट के पीठ पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? उत्तर होगा कविता की परख शीर्षक निबंध में काव्य मर्मज्ञ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता में उपमा नियोजन के औचित्य, महत्व तथा उसकी उपयोगिता अनुपयुक्तता पर बड़े सुचारित रूप से प्रकाश डाला है और वाक्य में इसी प्रसंग में उल्लेखित है। लेखक के अनुसार उपमा की सार्थकता वर्ण वस्तु के भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने में है। इसके लिए कवियों को आकार प्रकार की अपेक्षा प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त एवं तीव्र नहीं होती उपेक्षणीय हैं, उपेक्षा योग्य है। इसी संदर्भ में उन्होंने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊंट के पीठ पर घंटा रखा है जैसे अनुचित उपमा का उदाहरण देकर इसकी व्यर्थता बताई है कि यह व्यर्थ है। अतः कवि को इस प्रकार केवल कौतूहल वर्धक उपमा योजना से बचते हुए वास्तव में भावनाओं की उद्दीप्ति में सहायक उपयुक्त उपमा देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है आपका। जौं जनि तौं बन बंधु बिछो हो, पिता वचन मन तौ नहीं हो। जौं जनि तौं बन बंधु बिछो हो, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो उसका उत्तर है हिंदी के श्रेष्ठ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट मत है कि एक सच्चा कवि मानव मन का पारखी होता है, मानव मन को परखने वाला होता है। उसे यह पूरा अनुभव रहा है कि स्थिति विशेष में मनुष्य कैसा कथन करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने आदर्श कवि गोस्वामी तुलसीदास की उपर्युक्त चौपाई को उद्धृत किया है और अतः वस्तुतः लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर राम के शोक संतप्त हृदय का उन्होंने वर्णन किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। इसके विपरीत पितृवचन का परिप्रेक्ष्य में राम के चरित्र में दोषारोपण करना दरअसल हृदयहीनता और भावना शून्यता
प्रदर्शित करता है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के अनुसार रामायण में राम जी कह रहे हैं कि अगर वो जानते जऊँ जानी तो बंधु बिछे हो, अगर जानते कि भाई मेरा बिछड़ जाएगा, मेरा भाई मेरे साथ नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, तो पिता का वचन कभी नहीं मानते और हम यहाँ वन को नहीं आते, और कम से कम लक्ष्मण को लेकर तो नहीं आते। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 है आपका, वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, इस कथन का हास्य स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त कथन हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कविता की परख शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसके लेखक हिंदी के महान विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक के उपर्युक्त कथन का आशय है कि वाणी में वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदयगत भावों को पूर्ण रूप से व्यंजित करता है। वास्तव में वाणी की शक्ति जो है, शक्ति के कारण ही मनुष्य अपने अन्य प्राणियों से भिन्न और विशिष्ट है। जिन भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति में अन्य साधन तथा यथा संकेत, आंगिक भाषा आदि असमर्थ रहते हैं, वे भी वाणी के माध्यम से सहजता पूर्वक पूरी स्पष्टता के साथ व्यक्त हो जाते हैं। कदाचित इसी से कविगण अपनी कविताओं में प्रत्यक्ष कथन के अतिरिक्त पात्र कथन का प्रयोग करते हैं। इस रूप में पात्र विशेष के हृदयगत भावों को अथवा विचारों को प्रकटीकरण के रूप में पूर्णता और स्पष्टता आ जाती है। इसके बाद है आपका, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा शैली, भाषा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो कविता में, रचनाओं में होनी चाहिए। तो आइए हम कविता की परख पाठ में भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 है आपका, निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उपयुक्त विशेषण। विशेष्य विशेषण आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा विशेष्य विशेषण क्या है। तो विशेष्य है मुख, नेत्र, चंद्रमा, कमल, और विशेषण है उसका सुंदर, चंचल, मनोहर और प्रस्फुटित। अब विशेष्य चरण है और विशेषण चपल होगा। सूर्य विशेष्य है और विशेषण प्रखर होगा। हवा विशेष्य है और विशेषण ठंडी होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या इसी में 2 है। ता प्रत्यय से इस पाठ में कई शब्द हैं, जैसे निपुणता, गंभीरता आदि ऐसे शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। तो ता प्रत्यय युक्त शब्दों के उदाहरण में सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता और भीषणता, वीरता, समानता, मनोहरता, प्रफुल्लता, स्वच्छता इत्यादि है, ये आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों से एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। एक प्रत्यय से शब्द बनाना है। तो आपको पता ही है कि प्रत्यय जो है वह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग जो है शब्दों से पहले या उसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो आपको देखना है कि जिसमें एक प्रत्यय लगाना है, शब्द, प्रकृति, वास्तव और धर्म। तो शब्द में एक प्रत्यय लगेगा तो शाब्दिक होगा, प्रकृति में प्राकृतिक होगा, वास्तव में वास्तविक होगा और मर्म में एक प्रत्यय लगने से मर्म जोर एक मार्मिक होगा। मुख जोर एक मौखिक होगा। सिद्धांत तो सैद्धांत जोड़ एक सैद्धांतिक होगा। बुद्धि जोड़ एक बौद्धिक होगा। स्वभाव जोड़ एक स्वाभाविक होगा। पाठ इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 4। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण को चुनना है। द्वंद्व समास आपने पढ़ा ही होगा, तो द्वंद्व समास में क्या होता है उसको आपको देखना है। तो आपको देखना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होने का मतलब
कि एक भी महत्वपूर्ण और दूसरा भी महत्वपूर्ण। जब आप एक शब्द को सामने लेंगे, अगर आपके सामने है, तो उसमें से दोनों को जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो जिस समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह वाले शब्द आते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत वाले शब्द, जैसे राधा कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, वस्तु व्यापार, बड़ा छोटा, और लोटा डोरी, दिन रात, सर्दी गर्मी, नून तेल, राजा रानी, भाई बहन, ऊपर नीचे। तो इस तरह से आगे है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण को बताना है। तो शब्द जो है माधुर्य, मुख, वास्तव और रमणीयता, इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण जो माधुर्य में मधुर है, मुख में मौखिक है, और वास्तव में वास्तविक है, और रमणीयता में रमणीय है। अब इसके बाद शब्द है कांति, तो कांतिमान विशेषण है। उपमा जो है उपमित विशेषण है। रंग जो है रंगीन विशेषण है। मानव का मानवीय विशेषण है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें। तो इसमें है शब्द उपस्थित का विपरीतार्थक होगा अनुपस्थित, स्थल का जल होगा, बड़ाई का छोटाई बुराई होगा, उचित का अनुचित होगा। इसके बाद उदय का विपरीतार्थक अस्त होगा, कायर का वीर होगा, अधिक का कम होगा। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में शब्दों के संज्ञा रूप को लिखना है। तो आप देखेंगे कि शब्द हार्दिक, विकराल, वास्तविक और उचित है, तो इसका संज्ञा रूप होगा हार्दिक का हृदय, विकराल का विकरालता, और वास्तविक का वास्तविकता, और उचित का औचित्य होगा। सुंदर का सुंदरता होगा संज्ञा रूप, और पराक्रम का पराक्रम ही होगा। मधुर का माधुर्य या मधुरता होगा। इसके बाद अब हम इसी में है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो लघु उत्तरीय है। अभी तक तो आपने मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, इसके बाद आपने भाषा की भी बात कर ली। अब देखना है कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कविता की परख का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो आपको परिचय देना ही है। जैसे कि कविता की परख, उसका उत्तर में आपको लिखना है कि कविता की परख हिंदी साहित्य के आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक निबंध है। और हिंदी साहित्य चिंतक आचार्य शुक्ल ने कविता की परखने की बुनियादी का शिक्षा देते हुए कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य का रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त कराती है। आचार्य शुक्ल का प्रस्तुत निबंध कविता किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहता है। यह निबंध कविता के संबंध में लेखक के सारगर्भित ज्ञान का, दुर्लभ ज्ञान का और दुर्लभ उदाहरण भी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, कविता की परख की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। तो फिर आपने सारांश जो पढ़ा है वही में से है कि हिंदी साहित्य, आपको उत्तर में देना है कि हिंदी साहित्य चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए कहा है कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा हम शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के
रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख, आनंद और कलेश आदि का यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं के अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त कराती है। मनुष्य को कविता वह साधना है जिसके भीतर प्रेम, हास्य, सुख दुख, आनंद और कलेश आदि यथार्थ रूप से चित्रित होता है। जिस कविता में प्रेम, आनंद, करुणा आदि भावों का समावेश न हो वह कविता नहीं कहला सकती है। कविता के लिए रूप और व्यापार हमारे मन में साक्षात करता है। जो योजना हम मन में धारण करते हैं कल्पना कहलाती है। कल्पना शक्ति के बिना कविता अधूरी होती है। कविता में सौंदर्य, श्रृंगार, दारुण दृश्य आदि भाव जगाना आवश्यक है। राम के वनगमन का वर्णन अथवा श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग के वर्णन में करुणा और सौंदर्य का भाव परिलक्षित होता है। कविता के लिए कवि उपमा अलंकार का भी सहारा लिया करते हैं, जैसे मुख को चंद्रमा कमल के समान, नेत्रों को मीन के समान, खंजन कमल आदि के समान प्रतापी या तेजस्वी, तुलना के समान सूर्य के समान, कायर को श्रृंगार के समान, कायर को सियार के समान बताया जाना चाहिए। वीर और पराक्रमी को सिंह से तुलना करते हैं। वास्तव में इसका उद्देश्य वर्णित वस्तुओं की सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि भावना को तीव्र करना, न कि किसी वस्तु का परिज्ञान कराना। जैसे किसी ने हाथी नहीं देखा हो और उसे कहना कि हाथी खरगोश के समान होता है। ऐसी समानता उपमा के अंतर्गत नहीं आती है। उपमा सुंदर और सटीक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि वर्णित वस्तुओं के संबंध में वही भावना अधिक परिणाम में हो। भद्दी उपमा से सौंदर्य की भावना नहीं जगती है। जैसे कोई कवि आँख की उपमा का बादाम या आम की फाँक से करता है तो सौंदर्य की भावना नहीं जगती है। लेकिन ठीक इसके विलोम आँख की उपमा, आँख की तुलना जो कमल दल से करते हैं तो मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना स्वतः परिलक्षित होती है। कविता में सौंदर्य, प्रेम, शोक, करुण, आश्चर्य, भय, उत्साह आदि भावों को कवि के पात्रों के माध्यम से कहलवाते हैं ताकि भावों में पूर्ण रूप से व्यंजना हो सके। वाणी द्वारा मनुष्य के क्रोध, आश्चर्य, उत्साह के भावों को कवियों की गहरी परख होती है। कवि की निपुणता पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने से परिलक्षित होता है। रामचरितमानस में भी राम लक्ष्मण दोनों क्रोध प्रकट करते हैं। राम संयम और गंभीरता के भाव, जबकि लक्ष्मण अधीरता और उग्रता के साथ उत्साह आदि भावों में यही बात समाहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रस्तुत निबंध पुस्तकों से उठकर हमारे जीवन और आश्रय और सहभागिता चाहता है। सो यह सारांश था कविता की परख में। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखना है। कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? प्रश्न है आपका, कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? उत्तर है उसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख विचारात्मक निबंध है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, कविता की परख में किन बातों का विवेचन हुआ है? उत्तर होगा उसका, कविता की परख नामक निबंध में इन बातों का विवेचन हुआ है। डैश का कविता का उद्देश्य, कल्पना का महत्व, भाव की अभिव्यक्ति संबंधी तत्व इत्यादि। तीसरा प्रश्न है आपका, उपयुक्त उपमान का प्रयोग करना क्यों अनिवार्य होता है? तो उत्तर होगा, उपयुक्त उपमान का प्रयोग करना विभिन्न कारणों से अनिवार्य होता है।
क, कविता के उद्देश्य की अनुरूपता को दर्शाना। ख, कविता के प्रभाव को की समानता को दर्शाना। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 है, उपमा से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन करना हो उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, वीरता और कायरता इत्यादि की भावना की तुलना उस वस्तु के समान कुछ अन्य वस्तुओं से करना ही उपमा कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, आनंद, करुण, हास्य, आश्चर्य, प्रेम इत्यादि अनेक भावों का संचार करने वाले प्रश्न है आपका 5वां, कल्पना क्या है? उत्तर में है, कल्पना आनंद, करुण, हास्य, आश्चर्य तथा प्रेम इत्यादि अनेक भावों का संचार करने वाले रूप और व्यवहार का सजीव चित्रण काल्पनिक रूप से करना ही कल्पना कहलाता है। कविता की परख नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो आपको पता ही है कि कविता के परख निबंध के लेखक कौन हैं। कविता की परख नामक निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह आपको याद रखना होगा। तो आइए हम चलते हैं फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है आपका, सही उत्तर का निशान देना है कट मार्क सही। चलिए, तो क ख ग से आपको उत्तर देना है। बहुवैकल्पिक प्रश्न है। कविता की परख के लेखक हैं सत्यजीत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गंधर्व कुमार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको पता है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर क होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? तो आपको पता है कि भ्रमर गीत सार के रचना करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। इसका भी ग होगा। कविता की परख का संपादन किसने किया? तो कविता की परख का संपादन नामवर सिंह ने किया। नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल नहीं, नामवर सिंह। कविता की परख का संपादन, बाद में यह कविता की परख जो है बाद में वह जो मतलब उसका संकलन किया गया तो उसमें उसका संपादन किया नामवर सिंह ने। कविता का उद्देश्य क्या है? तो कविता का उद्देश्य हृदय पर प्रभाव डालना है। उपमा क्या है? तो उपमा ग होगा इसका, दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना। दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य की स्थापना ही जो है वह उपमा है। कविता की परख किसके लिए लिखा गया है? तो हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया है। कविता की परख किसके लिए लिखा गया है? तो हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में है कि सूरदास ने कृष्ण के लिए अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में कहा है कि बंद आँखों से सूरदास ने जो गागर में सागर भरने का काम किया है, अपनी बंद आँखों से जो वात्सल्य प्रेम का वर्णन सूरदास ने किया है, वो अच्छे आँख वाले कभी नहीं कर सकते। सूरदास के बारे में कहा उन्होंने। किंतु सुंदर वस्तु को देखकर हम क्या होते हैं? प्रफुल्लित हो जाते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय में भावों की पूर्ण रूप से क्या होती है? चित्रकूट, चित्र प्रस्तुत हो जाती है। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए क्या होता है? शोक के वेग में बुद्धि और विवेक क्या होता है? शोक जब तरफ ज़्यादा होती है, कोई किसी चीज़ की सदमा लग जाती है, कोई किसी के अपने छोड़कर चले जाते हैं तो सदमा लगती है, तो थोड़ी देर के लिए बुद्धि जो है, विवेक जो है वो भूल जाते हैं लोग थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो यह प्रश्न उत्तर की सिलसिला जो है वह समाप्त होती है। आपको बहुत धन्यवाद। अब आपको क्या करना है कि इसका अध्ययन करना है, मनन करना है, अपने सपनों को साकार करना है
अब ढेर ढेर शुभकामना आप सबको मेरे प्यारे बच्चों। आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।